स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की अपन क्लास के अंदर मॉक टेस्ट नंबर 66 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस मॉक टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो सोमशिला बांध है ना, वो भारत में किस नदी पर बनाया गया है। तो ये तो कुछ नहीं, एक फैक्ट है, छोटा सा है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ये जो आपका सोमशिला एक्चुअल में जो बांध है, ये एक नदी पड़ती है, पेनार नदी, या फिर इसी को पेना नदी भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ है, पेनार या फिर पेना नदी बोलते हैं। और इस नदी पर यह डैम बनाया गया है। कहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको बांध मिलेगा ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और आंध्र प्रदेश में एक जिला पड़ता है नेल्लौर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के अंदर, ठीक है, ये आपको बांध मिलेगा पेनार नदी पर। तो ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। ओके, नेक्स्ट आगे देखो। अगला है आपका, आपके सामने 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, ठीक है, संतूर, सितार, शहनाई और सारंगी, और 4 इनको बजाने वाले जो इंसानों के नाम दिए गए हैं। तो अपने को इनको मैच करना है आपस में कि कौन सा व्यक्ति कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है। पहली बार तो कई लोगों को मतलब पता ही नहीं चला होगा कि संतूर कैसा होता है, सितार कैसा होता है। तो इसके लिए अपन इसकी कुछ इमेज देखते हैं ताकि अपने को आइडिया लग जाए। पहली बात तो ये इंस्ट्रूमेंट होते कौन कौन से दिखने में। देखो, संतूर कुछ इस तरह से दिखता है, दिख रहा है आपको, ये इंसान बजाते हुए दिख रहा होगा। ऐसा बॉक्स सा पेटी सी होती है ऐसे, और फिर यहाँ पर इसको हाथों से ऐसे बजाया जाता है, ठीक है। तो ये तो होता है आपका संतूर। और सितार, ये आप देख रहे हो, बताओ, ये गिटार नहीं है, समझ रहे हो ना, ये सितार है। गिटार थोड़ा सा ऐसे नीचे से आपने देखा होगा ना, ऐसे करके यूं होता है, यूं होता है गिटार, ये गिटार नहीं है। तो लगभग उसी टाइप का दिखने में से होता है, तंदूरे टाइप। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सितार। सितार दिखने में ऐसा होता है। जबकि सारंगी कुछ ऐसी होती है ना, वायलिन नहीं बजाता वो मोहब्बतें मूवी में शाहरुख खान वगैरह, तो कुछ लगभग उस टाइप की दिखती सी है ना। तो ये ओके, आपकी क्या होती है? वायलिन होता है, वो लगभग उसी टाइप की कुछ दिखती है। क्या दिखती है? सारंगी। डन। और ये होती है शहनाई, जो शादियों के अंदर बजाते हैं ना। तो ये है। तो एक बार आप थोड़ा सा पिक्चर से एक बार दिमाग में इमेज बना सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट दिखने में कैसे होते हैं, ठीक है। डन। ओके, अब इनको अगर बजाने वालों के हिसाब से बोले तो कुछ एक का अपने को नाम याद रखना ही है। लाइक सितार बजाने में अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है पंडित रविशंकर, ठीक है। एक सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिनका नाम है पंडित रविशंकर। इनका नाम तो याद रखना ही रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बाकी इसके अलावा अनुष्का शंकर, विलायत खान, ये अपन याद रखेंगे। और अपने इस एग्जाम में, अपने इस मॉक टेस्ट में जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है, उसमें से जो ऑप्शन है वो सितार बजाने के लिए दे रखा है, किसका? अनुष्का शंकर। तो इनका भी नाम याद रख लेना। बाकी संतूर के लिए बहुत फेमस व्यक्ति है कौन? शिव कुमार शर्मा। इनका भी नाम अपने को याद रखना ही रखना है। भजन शोपोरी का नाम याद रखना है। शहनाई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बिस्मिल्लाह खान का नाम याद रखना है। बाकी उनके अलावा अनंत लाल है, अली अहमद हुसैन है। सारंगी के लिए अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, किसका? उस्ताद बिंदा खान का, है ना। सारंगी के लिए कौन है बताओ? आपका सारंगी के लिए है आपका उस्ताद बिंदा खान। अब अगर अपन देखें, अपना क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो सारंगी के लिए अगर अपन देखें, है ना, सारंगी के लिए देखें तो फिर आपको दिख रहे हैं, बताओ यहाँ पर कौन दिख रहे हैं सारंगी के लिए? ये रहे उस्ताद बिंदा खान, ठीक है। और शहनाई के लिए अगर देखें तो प्योर नाम दे रखा है ना, बिस्मिल्लाह खान। डन। उसके अलावा अगर अपन देखें सितार के लिए तो पंडित शिव कुमार शर्मा दे रखा है आपका, ठीक है, पंडित शिव कुमार। एक सेकंड, सितार के लिए नहीं, सितार के लिए स्कूल नहीं करेंगे। एक सेकंड रुको, है ना, एक सेकंड। हाँ, संतूर के लिए जो अपने सबसे पहले पढ़ा, संतूर के लिए कौन है बताओ? पंडित, है ना, आपका शिव कुमार शर्मा। और सितार के लिए है अपना अनुष्का शंकर। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद रह जाएगा। इसको वापस अपन मिला देते हैं, बताओ अगर अपन बात करें, ठीक है। तो संतूर के लिए कौन हो जाएगा आपका? अनुष्का शंकर, ठीक है। सितार के लिए अगर अपन बात करें तो एक सेकंड यार, क्या हो रहा है, ठीक है। संतूर के लिए हो जाएगा आपका कौन सा? संतूर के लिए हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा। सितार के लिए अगर अपन बात करें, जो अभी अपन ने देखा है ना, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? अनुष्का शंकर। शहनाई के लिए अभी अपन ने पढ़ा कौन है? बिस्मिल्लाह खान। और सारंगी के लिए उस्ताद बिंदा खान। ये इस तरीके से मैच द फॉलोइंग। तो ये अपना ऑप्शन कौन सा है? ये अपना ऑप्शन है आपका ए का है थर्ड, एक ऑप्शन मिल रहा है इसमें, तो कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। और वैसे भी मैं बताऊं, इनमें और किसी का नाम भी आपको नहीं आता तो आप तो बिस्मिल्लाह खान तो बच्चा जानता है, क्या बजाते हैं बताओ? शहनाई बजाते हैं। तो सी का आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन, इन 2 ऑप्शन में, पहले इन 2 ऑप्शन को ही देख लेते, फिर उसके अलावा अगर आपको एक का भी अगर आपको पता होता तो आराम से आप ए और सी में से लगा देते। इसका परफेक्ट आंसर क्या है? सी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगला देखो, ये अपन ने देख लिया। अगला है कि इनमें से कौन है जो मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे। तो अपन तो जानते हैं जब अंग्रेजों के टाइम, जब हमारे पास जब अंग्रेज राज कर रहे थे, उस टाइम की अगर मैं आपसे बात करूं तो इन 4 व्यक्तियों में आप अच्छे से जानते हो कि सेना, आजाद हिंद फौज, इन सबसे लेना देना किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। तो इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नो डाउट। तो सबसे ईजी क्वेश्चन था आपका, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो।
उसके बाद अगर अपन देखें 2023 में गुलाब चंद कटारिया इनमें से किस राज्य के राज्यपाल बने? हालांकि अब थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। 2023 में पिछले साल गुलाब चंद कटारिया राज्यपाल बने थे, कहाँ के बने थे? असम के बने थे। लेकिन अब मैं आपको करंट एक न्यूज़ देता हूँ और लेटेस्ट न्यूज़ देता हूँ, अभी 31 जुलाई की, अभी तो एक महीना भी नहीं बीता इस बात को, 31 जुलाई 2024 को, अभी हाल ही में, अब जो गुलाब चंद कटारिया हैं, है ना, अब जो गुलाब चंद जो कटारिया कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के रहने वाले हैं, है ना। तो गुलाब चंद जो कटारिया है अब वो असम के राज्यपाल नहीं रहे, अब वो राज्यपाल बन चुके हैं। कहाँ के राज्यपाल बन चुके हैं? पंजाब के। कहाँ के राज्यपाल बन चुके हैं? अब वो आपके पंजाब के राज्यपाल बन चुके हैं। तो अब आप याद रखना, असम के राज्यपाल नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आज की तारीख में वर्तमान में 31 जुलाई 2024 से गुलाब चंद कटारिया कहाँ के राज्यपाल है, तो पंजाब के राज्यपाल है, गवर्नर ऑफ पंजाब है। ठीक है, ओके डन। नेक्स्ट आगे देखो, भारतीय नागरिकों को, है ना, कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? देखो, आप लोगों ने कभी पॉलिटी के अंदर अगर पढ़ा हो, है ना, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पढ़े हो, तो अपन उस मौलिक अधिकार में आपको पता हो तो अपन एक आर्टिकल पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। ठीक है, क्या होता है आर्टिकल 32 में? आर्टिकल 32 में आपको होता है हमारे मौलिक अधिकारों का पेरेंट्स, गार्जियन, संरक्षक किसको माना गया? सुप्रीम कोर्ट को। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो अंतिम रूप से उसकी रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को खुद को यह पावर है, हमारा आर्टिकल 1 देता है कि इस आर्टिकल के तहत आप किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट, कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करता है? हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। क्लियर है क्या बात? ठीक है, आर्टिकल 32 का नाम क्या अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 32 का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। इसमें संवैधानिक एक उपचार किया जा रहा है, क्या कि हमारे अगर मौलिक अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचाए तो उससे हमको बचाता है सुप्रीम कोर्ट। तो संवैधानिक है ना उपचारों का अधिकार। आपको बस, मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूं, तो इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या बोलते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या किया जाता है इसके तहत? इसके तहत अगर हमारे कोई भी व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है, या इवन सरकार भी अगर हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाती है, तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 तरह की, कितने तरह की? 5 तरह की अलग अलग कंडीशन में रिट जारी कर सकता है, रिट जारी करता है। ठीक है, रिट जारी करता है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को जैसे गिरफ्तार कर दिया, और अगर, है ना, पुलिस का काम दंड देना नहीं होता है, पुलिस का काम केवल व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। वास्तव में उसने क्राइम किया है कि नहीं किया है तो उसको क्या सजा देनी है, ये सब कोर्ट में तय होता है। तो किसी को गिरफ्तार कर दिया और आप उसको डंडों से मार पीट रहे हो और जेल में ही रख रहे हो, 5-5, 6 दिन पुलिस जेल में रख रही, फिर जाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती थी, ये तो गलत है ना। किसी व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर अंदर न्यायालय के सामने पेश करना जरूरी है। 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर अंदर। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके खिलाफ जो कोर्ट रिट जारी करेगा, है ना, उस पुलिस व्यवस्था के खिलाफ, उस रिट को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो एक तो जैसे रिट जारी होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इस तरीके से बताओ कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा की किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक रिट जारी की जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। तो इस तरह की 5 तरह की, इस अलग अलग मामलों में, जैसे कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, या कोई व्यक्ति अपने पद को गलत तरीके से प्राप्त करता है, या कई बार कोई ऐसे मामले होते हैं जो लोअर कोर्ट में नहीं देखने चाहिए, वो उसके अधिकार का नहीं है लेकिन फिर भी देख रहा है, तो हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को जो रिट जारी की जाती है। तो इस तरह की 5 तरह की, इस तरह से कुल मिला के 5 तरह की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, 5 तरह की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। इसमें रिटों के नाम आपको बता देता हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, जैसे एक हो गया आपका मैंडमस, ठीक है, जिसको हिंदी में अपन बोल सकते हैं परमादेश। ठीक है, और इसके अलावा जैसे अगर आपको बोलूं, 2 होगी 3, एक रिट होती है इसका नाम होता है जैसे उत्प्रेषण। क्या होता है? एक रिट है जिसका नाम होता है उत्प्रेषण। सरसरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, एक आपकी रिट होती है जिसको अपन बोलते हैं प्रोहिबिशन, क्या कहते हैं, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, एक जैसे रिट होती है इसको बोलते हैं क्यू वारंटो, जो कोई व्यक्ति गलत तरीके से अपने पद को प्राप्त करता है उसके खिलाफ जो कोर्ट रिट जारी करता है उसको बोलते हैं क्यू वारंटो। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा।
तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, है ना, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 तरह के रिट जारी करता है। ठीक है, ये भी मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया। एक जब इतना बता दिया, एक फैक्ट के रूप में बता देता हूं, याद रखना इस तरह की रिट जारी करने का अधिकार हाईकोर्ट को भी होता है। लेकिन हाईकोर्ट जो रिट जारी करता है, क्या लिखा मैंने, हाईकोर्ट जो रिट जारी करता है, हाईकोर्ट जो रिट जारी करता है वो याद रखना आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। दूसरी खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट केवल 5 तरह के रिट जारी करता है, जबकि हाईकोर्ट 6 तरह के रिट जारी करता है। कितने तरह की, 6 तरह के रिट जारी करता है। उसमें 5 तो यही है जो ऊपर मैंने लिखवाई है। छठी जो रिट है आपकी 6 जो अलग है, जो सुप्रीम कोर्ट कभी जारी नहीं करता, कभी एग्जाम में आ जाए, उस रिट को क्या बोलते हैं, उस रिट का नाम होता है इंजंक्शन। इंजंक्शन ये व्यक्ति को अंतरिम राहत के लिए बताओ, इंटरिम रिलीफ के लिए बताओ, है ना, जब हाई कोर्ट कहता है तो उसको एक रिट के तहत ये पावर देता है, या एक तरीके से पावर क्या बोलूं, एक तरीके से छूट देता है, या उसको उसके अधिकारों की रक्षा कर रहा है, उस रिट का नाम है इंजंक्शन। तो कभी एग्जाम में आ जाए वो कौन सी रिट है जो हाई कोर्ट तो जारी करता है पर सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करता, वो है इंजंक्शन, अंतरिम राहत के लिए, इंटरिम रिलीफ के लिए। ठीक है, तो अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो एक बात और बता देता हूं, चलो इतना बता दिया तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट तो केवल व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर रिट जारी करता है, जबकि हाईकोर्ट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तब भी ये रिट जारी कर सकता है, या कोई बेसिक अन्य कानूनी अधिकारों का हनन होगा तो भी रिट जारी करेगा। फिर बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिट और हाईकोर्ट के ये जो रिट है उसमें फर्क क्या है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है, हाईकोर्ट 226 के तहत करता है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के वायलेशन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर भी और लीगल जो आपके अन्य राइट्स होते हैं उनके वायलेशन पर भी ये रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल 5 तरह की रिट जारी करता है, जबकि हाईकोर्ट वो 5 तो करता ही करता है, साथ में 6ठी रिट भी जारी करता है। डन, ओके, नेक्स्ट आगे देखो। अगला है, निम्नलिखित में से केरल का वह त्योहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है और 10 दिनों तक चलता है, जिसके दौरान सर्पाकार, नौका दौड़ और इस तरह के सारे इवेंट्स वगैरह भी किए जाते हैं। क्लियर है क्या, डन है क्या। चलो अब मैं आपको बताता हूं क्या ये त्योहार, अपन ने नाम सुना होगा, केरल का बहुत ही फेमस एक त्योहार है जिसका नाम है आपका क्या, ओणम। क्या नाम है उस केरल के उस त्योहार का, नाम है ओणम। ये लगभग अगस्त सितंबर में, जैसे केरल के लोगों का जो लोकल भाषा में नाम होता है महीनों का, जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं चैत्र बैसाख वगैरह, वैसे ही केरल के लोगों का एक लोकल भाषा में महीने का नाम होता है चिंगम, जो लगभग अगस्त सितंबर में चलता है। उस महीने के अंदर ये एक त्योहार है, केरल के अंदर मनाया जाता है। कितने दिन तक, 10 दिन तक। आपको पता है न्याय के प्रतीक एक राजा हुए हैं, है ना, जो अपने न्याय के लिए कुछ भी कर सकते थे, तो उनका नाम था राजा महाबली। राजा महाबली, वो आपने अगर विष्णु जी की कहानी सुनी, वामन अवतार वाली, विष्णु जी एकदम छोटे हो जाते हैं, है ना, और उसके बाद एकदम बड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं मुझे इतनी जमीन चाहिए, तो वो अगर आपने कहानी सुनी हो, तो उसी में जो राजा बली थे, जो राजा महाबली थे, कहते हैं केरल के लोगों का ऐसा मानना है कि इन दिनों राजा बली केरल की इस धरती पर आते हैं। ठीक है, उनकी आत्मा इस धरती पर घूमती है, तो ये बहुत ही हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाते हैं। और खास करके इन्हीं दिनों के अंदर केरल के जो लोग हैं उनकी फसल कट के आती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली तो फसल कट के आएगी तो वो तो खुशी होगी। तो राजा महाबली के न्याय के प्रतीक को ऐसा माना जाता है कि इन्हीं दिनों में वो भी आते हैं और केरल के लोगों की फसल भी कट के आती है, तो एकदम पूरा ही हर्षोल्लास का माहौल होता है। और फिर उसमें ये राजा महाबली, भगवान श्री विष्णु, इन सब की पूजा करते हैं, कई सारे इवेंट करते हैं, जिसमें आपने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखे होंगे। बड़ी सी नाव होती है, इसमें कई लोग इधर बैठते हैं, फिर नौका को दौड़ाते हैं। तो इस तरह से है ना, कई सारे ये इवेंट प्रतियोगिताएं वगैरह भी इसमें करते हैं। तो वो केरल का त्योहार, फेमस त्योहार कौन सा है, ओणम त्योहार है। ओके डन, नेक्स्ट आगे देखो। इसके बाद अगर अपन बात करें औद्योगिक नीति 1948 में, देखो हमारे यहाँ पर हम 1947 में आज़ाद हुए, उसके बाद समय समय पर, है ना, कि उद्योगों पर मैनेजमेंट कैसे होगा, या उद्योग सरकार के अंडर में रहेंगे या प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएंगे, तो इन चीज़ों को लेकर समय समय पर पॉलिसीज, औद्योगिक नीतियाँ बनाई गई है। जो याद रखना बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, भारत की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, भारत की फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है, भारत की पहली जो औद्योगिक नीति है, अगर आपसे पूछा जाए वो कब आई थी, तो आपको हमेशा याद रखना है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जो इंडिया है वो आई थी आपके अप्रैल 1948 में, अप्रैल 1948 के अंदर आई थी। और औद्योगिक नीति कौन जारी करेगा, उद्योग मंत्री। तो उस वक्त हमारे जो उद्योग मंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हालांकि उसके बाद तो इन्होंने अलग से अपनी पार्टी बनाई थी जनसंघ, और वही आगे जाके जनता पार्टी और बीजेपी बनी है, लेकिन पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के अंदर थे उस समय जब वो उद्योग मंत्री बने थे देश के पहले, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बताओ देश की पहली औद्योगिक नीति जारी की थी किसने, तो देश के प्रथम उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1948 में। अब इस औद्योगिक नीति में क्या किया गया, तो कुछ उद्योग तो गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने पास रखे। तो जब गवर्नमेंट बोलते तो गवर्नमेंट को ही पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, क्योंकि गवर्नमेंट को चुना किसने, पब्लिक ने। तो कुछ उद्योग गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने पास रखे, कुछ उद्योगों में बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते, मतलब निजी क्षेत्र को। कुछ में बोला कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम भी साथ में रहेंगे,
और आप भी रहना, मतलब हमारे भी कुछ शेयर रहेंगे और बाकी प्राइवेट सेक्टर को ऐसे दे दिए। तो कुल मिला के याद रखना, एक तरीके से अगर आपको पूछा जाए लगभग जितने भी उस वक्त के उद्योग थे उसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया, यही ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि उस वक्त के जितने भी उद्योग थे उसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया। तो याद रखना उस वक्त के जितने भी उद्योग थे, है ना, तो उसको इस औद्योगिक नीति के तहत, पहली औद्योगिक नीति के तहत 4 कैटेगरी में बांटा गया। कितनी कैटेगरी में बांटा गया? उनको 4 कैटेगरी के अंदर बांटा गया। जैसे शॉर्ट में मैं आपको बोलूं, यहां पर मैंने लिख दिया, जैसे एक तो उद्योग जो बोला रहेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके पास? गवर्नमेंट के पास, सिर्फ और सिर्फ किसके पास? गवर्नमेंट के पास। और जो चीज सिर्फ गवर्नमेंट के पास रहती है उसको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं किसके पास? पब्लिक सेक्टर के पास। और कितने उद्योग सिर्फ पब्लिक गवर्नमेंट ने अपने पास रखे? उस वक्त 3 उद्योग अपने पास रखे। बोले इन पे तो केवल गवर्नमेंट का ही हक रहेगा। बोला हथियार और गोला बारूद से संबंधित कोई भी अगर इंडस्ट्री होगी, परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री होगी, और रेल ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड अगर कोई भी चीज होगी तो उस पर अधिकार केवल और केवल गवर्नमेंट सेक्टर का। उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन होगा वो केवल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो एक तो ये बना है। दूसरा, उसके अलावा कुछ उद्योग जो गवर्नमेंट ने बोला कि हम प्राइवेट वालों तुमको भी दे देंगे, लेकिन साथ साथ हमारे पब्लिक मतलब गवर्नमेंट वाले हमारे भी शेयर होंगे। तो ऐसे लगभग कितने उद्योग रखे? 6। उसमें से कुछ मैंने आपके सामने नाम लिखा, जैसे कोयले से रिलेटेड हो, या स्टील बनाने से रिलेटेड हो, या जहाज या विमान बनाने से रिलेटेड हो, या टेलीफोन या टेलीग्राफ से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री होगी, तो गवर्नमेंट ने बोला हम भी आपके इसमें रहेंगे, हमारे भी शेयर होने चाहिए, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री नहीं दी जाएगी। फिर कुछ उद्योग जो केवल प्राइवेट सेक्टर को दिए गए, लाइक चीनी बनाने से रिलेटेड हो गया, या सूती वस्त्र वगैरह, या कागज नमक बोला, ये सब बोला प्राइवेट वालों बोला तुम बना लो। और कुछ बोला प्राइवेट और साथ में कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी, बोला आप सब मिलकर उद्योग स्थापित कर सकते हो। तो बोला इसमें कौन से उद्योग होंगे? तो इन सबको छोड़कर पीछे जो बच गए छोटे मोटे उद्योग वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। मतलब कुल मिला के मोटा मोटी बात यह है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया? 4 कैटेगरी में बांटा गया। ओनली गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के पास, कुछ पब्लिक प्लस प्राइवेट के पास, कुछ प्राइवेट के पास, और कुछ आपका प्राइवेट प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास। देन नेक्स्ट आगे देखो, अगला है, इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कौन सा भारत में एक गरीबी को हटाने का उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, तो शकल से पता चला, नाम से पता चल रहा है क्या? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अब शिक्षा से ऑब्वियस बात है, पढ़ लो अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट इसका गरीबी से कोई लेना देना नहीं। कोई बोला क्यों नहीं है? पढ़ेगा तो नौकरी लगेगी, गरीबी दूर करेगा, वो एक बहुत इनडायरेक्ट चीज है। यहाँ डायरेक्ट योजनाओं की बात हो रही है। तो डायरेक्ट योजना में जैसे रोजगार योजना, तो रोजगार ऐसे किसी को मिलेगा तो गरीबी हटेगी हटेगी, ये भी रोजगार है। ये भी ग्रामीण का विकास होगा, तो ग्रामीण का विकास होगा तो अपने आप आपको पता ही है क्या कि गरीबी तो हटेगी। तो ये तीनों तो डायरेक्ट लग रहा है कि इससे गरीबी हट रही है, लेकिन शिक्षा से डायरेक्ट कोई नहीं लग रहा गरीबी हट रही है। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, है ना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो आपका। नेक्स्ट अगला है, इनमें से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का पूरी तरीके से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था? तो देखो आपको पता है आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, किसकी? जो आरबीआई की स्थापना हुई थी अंग्रेजों के टाइम ही हुई थी, अपने को पता है। कब हुई थी आरबीआई की स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, तब से आरबीआई आपको पता किसके अंडर में था? अंग्रेजों के अंडर में था। करता करता जब हम आजादी के बाद, मैं आपको एग्जैक्ट लेके चलता हूं, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को गवर्नमेंट ने अपने, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया, भारत सरकार ने एक तरीके से डायरेक्ट अपने अंडर में ले लिया। तो कोई भी चीज जो प्राइवेट से अगर गवर्नमेंट के पास जाती है तो उसको इकोनॉमिक्स की दुनिया में बोलते हैं उसका राष्ट्रीयकरण होना, नेशनलाइजेशन होना। और अगर कोई चीज गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट इसको प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, तो मैं बोलूंगा उसका निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो यहाँ गवर्नमेंट के पास एक तरीके से बैंक आया ये, तो एक्चुअल में राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो वो हुआ है आपका 1 जनवरी 1949। तो इसका उत्तर होगा 1949, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। जबकि पूछा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो उत्तर बोलते 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर है? ओके। और भी बहुत सारे आरबीआई से रिलेटेड फैक्ट है, वो आपको इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ते रहते होंगे। अगला, इनमें से कौन सा, है ना, द्रव में ठोस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? मतलब आप इनमें से कौन सा एक ऐसा सॉल्यूशन देखते हो जिसमें ऐसा लगता है कि लिक्विड के अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं? तो दिखती सी बात है, इसमें से कुछ डायरेक्ट को लेना नहीं, ये तो लिक्विड ही है, ये प्योर ठोस है, ये प्योर सॉलिड है, ये प्योर सॉलिड है, ये प्योर आपको एक तरीके से लिक्विड में मिलेगा। ये आपको आयोडीन टेक्सचर अगर आप देखोगे तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड कुछ पार्टिकल्स होते हैं। इसका तो बेसिक सा छोटू सा आंसर है, बताओ क्या है ना, सीधा सा आंसर आयोडीन टेक्सचर। नेक्स्ट अगला देखो, अगला एन फेरो वाली एक वृत्ताकार कुंडली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है ना, उत्पन्न क्षेत्र की तुलना में 1.5 गुना बड़े क्षेत्र में उत्पन्न करती है। तो कुछ नहीं, इसमें तो बस कुछ नहीं है। कॉइल अगर एन टर्न्स हो रही है बताओ, तो याद रखना उसका जो फील्ड भी होगा वो भी कितने टाइम होगा बताओ, वो भी एन टाइम ही होगा। तो ये भी एक छोटू सा सीधा सा आंसर है इसका, और इसका आंसर हो जाएगा कितना बताओ, एन टाइम्स। कितना? इसका हो जाएगा आपका एन टाइम्स। नेक्स्ट अगला देखो, इसके बाद अगर अपन बात करें, बोला गया है
कि एक गीत होता है जिसका नाम होता है खूबेसी। क्या नाम होता है? खूबेसी। तो खूबेसी एक ऐसा गीत है जो तालियां बजाकर गाया जाता है, लेकिन ये किस राज्य का फेमस गीत है? तो ये याद रखना है, मणिपुर का फेमस गीत है। किसका है? मणिपुर का। ये मणिपुर की वहाँ की लोकल कल्चर को इस गीत के माध्यम से बताया जाता है। तो ये खूबेसी एक मणिपुर का गीत है। ठीक है, फैक्ट है। नेक्स्ट आगे देखो। इसके बाद बात करें, एक अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। एक फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स, जिसमें आपने देखते हो कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, देखो एक तो होता है ये यहाँ पर, ये चीज़ यहीं पर घूम रही, मैं बोला ये अपने अक्ष पर घूम रहा है, अपने एक्सेस पर, और एक होता है किसी चीज़ के चारों ओर घूमना, जैसे किसी चीज़ के चारों ओर क्या होना, घूमना। तो समझ में आ रही बात? बताओ। तो बस एक तो होता है अपने अक्ष पर घूमना और किसी चीज़ के चारों ओर भी घूमना। अपने एक्सेस पर जो चीज़ घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन, रोटेशन। और किसी के चारों ओर अपन घूमते उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमना है वो है आपका क्या? वो है आपका परिभ्रमण, और चारों ओर घूमना वो कहलाता है परिक्रमण। चारों तरफ परिक्रमा देते हैं ना, तो परिक्रमण। और अपने अक्ष पर, अपने जहां है वहीं पर घूमना, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? भ्रमण। ठीक है, तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आपको पता है ज्यादातर जनरली रोटेशन वगैरह, जब पृथ्वी रोटेट वगैरह करती है तो एक फोर्स क्रिएट होता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। अब बोला इस कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, अगर आपसे पूछा जाए तो इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द नाइट इन द नॉर्थ एंड लेफ्ट इन द साउथ। बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। आपको पता है ये जब पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होती है बताओ? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर आपसे घूमती है, अगर आपसे पूछा जाए तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन में तो आपको पता है ये विंड्स वगैरह को जनरली है ना मोड़ता है किस तरफ? राइट डायरेक्शन में। और जबकि आपको पता है साउथ हेमिस्फीयर में ये जनरली विंड्स को मोड़ने में हेल्प करता है, या मोड़ने के लिए प्रेरित करता है। कहां पर? आपकी लेफ्ट साइड में। तो साउथ में तो कहां पर? आपके लेफ्ट साइड में। नॉर्थ में कहां पर? आपके राइट साइड में। तो ये स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अगला इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ एल्टीट्यूड। बिल्कुल पृथ्वी के एंगल का ऑफ एल्टीट्यूड है उससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एंगल ऑफ एल्टीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या लगेगा? ज्यादा, और अगर वो कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। ये भी एकदम परफेक्ट सही है। अगला, डिफ्लेक्शन इज लेस व्हेन द विंड इज हाई, है ना, डिफ्लेक्शन लेस होगा। अगर बोला कि विंड अगर है ना, केवल पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है, कह रहा है कि अगर पवन की स्पीड तेज होगी तो ये कम इस तरफ मुड़ेगा। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पवन की स्पीड चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। अगर फोर्स ज्यादा लगा तो ये ज्यादा मुड़ेगा, और अगर फोर्स कम लगा तो ये कम मुड़ेगा। तो विंड की स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड गलत है? तो वो यही स्टेटमेंट है आपका, पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आगे देखो। जीमेल में एक ईमेल संदेश से जो अपन मेल करते हैं ना, जीमेल में मेल वगैरह तो आपने कभी न कभी किया होगा, तो उसमें जो अपन फाइल वगैरह अटैच करते हैं उसमें मैक्सिमम कितनी इसकी कैपेसिटी है बताओ? तो वो अपन सब जानते हैं कितनी, 25 MB तक होती है। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है। नेक्स्ट अगला, फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड मतलब बाहर निकाल रहे हैं, समझ रहे हो? तो वो कौन सा कार्ड दिया जाता है? रेड कार्ड। तो अपन सब जानते हैं भाई। येलो कार्ड किस लिए देते हैं? वार्निंग के लिए कि देख अब अगली बार अगर तूने ऐसे हरकत की तो बाहर निकाल देंगे। अब येलो कार्ड से मानोगे नहीं तो फिर लास्ट में आपको रेड कार्ड देकर बाहर कर दिया जाता है। तो सेंडिंग ऑफ कार्ड कौन सा कार्ड होता है आपका? लाल वाला कार्ड होता है। कौन सा कार्ड होता है बताओ? आपका लाल वाला जो कार्ड होता है वो ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। इसके बाद अगर अपन बात करें किसी एक अकाउंटिंग ईयर में, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर ये बोल रहा है किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर जनरली कौन सा माना जाता है? अकाउंटिंग ईयर माना जाता है जनरली 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, है ना। एक देश के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उन सबके अगर इनकम को अपन क्या कर दे बताओ? जोड़ दे। एक देश के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनको पैसा मिलता है ना, जिस भी रूप में देश की सीमा के अंदर, याद रखना ये फोकस करना, देश की सीमा के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको जिस भी रूप में क्या मिल रहा है बताओ? पैसा मिल रहा है। अगर आप उन सबको जोड़ देते हो तो वो कहलाता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट, शॉर्ट में बोलते हैं NNP। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता एक देश के भीतर भी और देश से बाहर भी, जैसे कई लोग ऐसे इंडिया के हैं ना जो इंडिया में नहीं रहकर कहाँ रहते हैं बताओ? बाहर रहते हैं, लेकिन वो पैसा अपने यहाँ भेज देते हैं। जैसे कई लोग ऐसे जो दुबई में रह रहे हैं लेकिन अपना पैसा यहाँ भेजते हैं, तो इंडिया के बाहर भी रह रहे हैं, मतलब समझो सिर्फ इंडिया के अंदर वाले जितने भी लोग हैं उनके अगर इनकम को अपन जोड़ेंगे तो कहलाता है NNP, मतलब नेट। लेकिन अगर इंडिया के बाहर भी रह रहे हैं और उनका पैसा भी जोड़ दें, जो बाहर पैसा भेजते हैं, है ना, तो फिर अगर अपना ये लैंग्वेज पूछता तो फिर उत्तर आता अपना GNP। इसका G का मतलब क्या होता है? ग्रॉस मतलब सब कुछ। नेट मतलब क्या होता है पता है क्या आपका? है ना, तो नहीं, एक तरीके से समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो। देखो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाता हूँ, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। चलो इधर देखो, समझो ताकि आपको आइडिया लग जाए। 3 वर्ड होते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक वर्ड होता है G, एक वर्ड होता है आपका यहाँ पर होता है N, एक बीच में आता है N, एक यहाँ पर आता है आपका D, एक यहाँ आता है आपका MP, यहाँ आता है आपका FC। समझो क्या है? G मतलब होता है ग्रॉस। G मतलब क्या होता है? ग्रॉस बोले तो क्या होता है? सकल, मतलब सब कुछ। N मतलब होता है नेट मतलब क्या होता है? शुद्ध, या इसी को बोलते हैं निवल,
यहाँ नेशनल, यहाँ एन का अगर बीच में कभी एन आ जाए तो एन का मतलब होता है नेशनल, बोले तो हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय। जबकि बीच में अगर कभी डी आ जाए तो इसका मतलब होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू। एमपी का मतलब मम्मी पापा नहीं है, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, जिस पर चीजें बिकती है। एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, मतलब अगर टैक्स वैक्स हटा दो तो पीछे जितनी भी वस्तु का जो खर्चा वगैरह आया, जो कुछ भी है ना, प्रॉफिट वगैरह सब मिला के, वो आपका कहलाता है फैक्टर कॉस्ट। अब सुनो, मैं अभी आपको फोकस करने के लिए सिर्फ इस बीच वाले टर्म पे बोल रहा हूं, इस एन पे और आपका किस पे, इस डी पे। याद रखना, एक देश में अगर एक देश की बात करो, सिर्फ अगर अंदर अंदर जितने लोग रह रहे हैं उनकी इनकम को जोड़ोगे तो वो कहलाएगा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक वाले घर की नहीं, देश, एक देश की भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों को अगर इनकम को जोड़े तो डोमेस्टिक। और अगर एक देश की डोमेस्टिक मतलब भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों की इनकम को भी जोड़ो, साथ साथ में उन लोगों की इनकम को जोड़ो जो भौगोलिक सीमा मतलब देश के अंदर तो नहीं है, बाहर है, लेकिन पैसा इंडिया भेज रहे हैं, तो उन सबकी इनकम को अगर आप जोड़ दोगे तो वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम। कैसी इनकम है, नेशनल इनकम। अगर देश की सीमा के अंदर वाले लोगों की इनकम को जोड़ोगे तो वो कहलाएगा आपका डोमेस्टिक इनकम। तो यहां फिलहाल मैं आपको फोकस करने के लिए बोल रहा हूं, है ना। तो इनकम तो पहली बात बताओ कैसी है, नेशनल इनकम है। कैसी इनकम है बताओ, इनकम तो अगर आपसे पूछा जाए इनकम कैसी बताओ, नेशनल इनकम है। कैसी इनकम है, नेशनल है। और उसमें अपन फालतू के खर्चे वगैरह नहीं ऐड करते हैं, तो उसमें अपन सिर्फ कैसे बोलेंगे, नेट। तो कैसा हो जाएगा बताओ, नेट नेशनल इनकम। हालांकि नेट और ग्रॉस का ये सीन होता है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, अगर डेप्रिसिएशन को ग्रॉस में से माइनस करते हैं तो जो हमारे पास चीजें बचती है वो क्या होता है, नेट होता है। लेकिन अभी आपको शॉर्ट में इतना लोड नहीं लेना, आपको बस इतना याद रखना है कि एक देश के चाहे अंदर के लोग हो चाहे बाहर के लोग हो, उन अंदर के लोगों की इनकम तो जोड़े जोड़े, बाहर के उन लोगों की इनकम को जोड़े जो देश के बाहर रह रहे हैं लेकिन पैसा अपना इंडिया भेज रहे हैं, तो उन सब की इनकम को अगर आप जोड़ते हो तो उसके लिए जो वन वर्ड होता है इकोनॉमिक्स में, उसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, NNP। ओके, नेक्स्ट आगे देखो। बोला संविधान के 50वें संशोधन में, जो संविधान के अंदर 50 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा नंबर का, जो 50वां जो संविधान में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था, उसके तहत क्या किया गया, उसके तहत क्या किया गया, तो उसके तहत क्या किया, हमारे जो संविधान में फंडामेंटल आर्टिकल्स है, फंडामेंटल राइट्स वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा बताओ, 33। तो आर्टिकल 33 के अंदर कुछ थोड़ा छेड़खानी की गई, थोड़ा उसके अंदर कुछ चीज़ों को जोड़ा गया, हटाया गया। तो किस में छेड़खानी की गई, 50वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 33 में। और ये बात कब की बताओ, ये बात है 1984 की। क्या छेड़खानी हुई, छेड़खानी कुछ नहीं बताओ, ऐसे जितने भी लोग हैं जो हमारी सेना में काम करते हैं या इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं, रॉ में, IB में, तो ऑब्वियस सी बात है इन लोगों के कुछ मौलिक अधिकारों में कटौती की गई है या इनके मौलिक अधिकारों से कुछ चीज़ों को छेड़ा गया है। क्योंकि हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी सेना में या रॉ में या IB में ऐसी चीज़ों में काम करते हैं, तो उनको किस तरीके से क्या मौलिक अधिकार दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, उनमें कुछ छेड़खानी की गई। और वैसे भी इन सब बातों का जिक्र किसमें, आर्टिकल 33 में। तो छेड़खानी किसमें भी, आर्टिकल 33 में भी है। तो उत्तर क्या आएगा, आर्टिकल 33। नेक्स्ट आगे देखो। इसके बाद अगर अपन देखें, इसमें से किस राजवंश की वंशावली हमें बिजोलिया शिलालेख में मिलती है, तो पहली बात तो बिजोलिया शिलालेख आपको कहां मिलेगा अगर आपसे पूछा जाए तो ये मिलेगा राजस्थान के अंदर। कहाँ मिलेगा, राजस्थान में, जो भीलवाड़ा वगैरह वाला इलाका है वहाँ राजस्थान में। तो बिजोलिया शिलालेख कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान के अंदर मिलता है, भीलवाड़ा वगैरह इस इलाके के अंदर, राजस्थान में शिलालेख है। और इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कौन से शासकों का जिक्र है, तो चहमान शासकों का जिक्र है। किसका है, चहमान शासकों का जिक्र है। ओके डन। नेक्स्ट इसके बाद अगर अपन बात करें, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में कौन सा है जिसकी राग शैली सबसे सरल है। मतलब कर्नाटक, ये देखो एक संगीत का सीख अलग अलग तरीके होते हैं संगीत के। एक हिंदुस्तानी संगीत होता है, एक संगीत का एक प्रकार, इसको कर्नाटक संगीत के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नाटक संगीत को अगर आपको सीखना हो तो उसमें सबसे पहले जब शुरुआत की जाती है, उसका सबसे इजी तरीका क्या है कर्नाटक संगीत में, तो कर्नाटक संगीत की अगर आपसे पूछा जाए सबसे, देखो कर्नाटक संगीत अपने आप में टाइप ऑफ म्यूजिक है, उसमें उसका वो कौन सा गाना है या गाने का प्रकार है जो सीखने में सबसे सरल माना जाता है, तो वो माना जाता है गीतम। कौन सा माना जाता है, कर्नाटक संगीत का सबसे सरल रूप क्या है, आपका गीतम है। क्या है बताओ, आपका गीतम। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। इसके बाद अगर अपन बात करें, ब्रिटिश शासन से पहले निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल। अब समझना, यहां बात हो रही ब्रिटिश शासन से पहले की, अंग्रेजों के आने से पहले की बात हो रही। अंग्रेजों के आने से अगर पहले की अगर मैं आपसे बात बताऊं, तो अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ पर ज्यादातर क्या कृषि हम करते थे, कृषि के अलावा दूसरा कोई उद्योग को लेना देना नहीं था।
अंग्रेजों से पहले तो हमारे यहाँ उद्योग वगैरह कुछ थे ही नहीं, अंग्रेजों ने आके ठीक है उद्योग वगैरह कुछ स्थापित किए थे। अंग्रेजों से पहले तो पूरे इंडिया ही लगा हुआ था, किसमें लगा हुआ था? कृषि में लगा हुआ था। उसमें क्या है, जितना भी कृषि में क्या होता था बताओ, जितना भी पैदावार होती थी मन पड़े उसको जिस भी तरीके से बेचो, उसमें कोई गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन इतना ज्यादा माथापच्ची होती नहीं थी, क्योंकि रूल करे कौन? राजाओं का होता था, उसमें बस ठीक है थोड़ा बहुत वो टैक्स ले लेते। अब उसमें ये थोड़ी है कि राजा ये कहता था इसी की खेती कर, ये खेती कर, ये सामान यहाँ बेचन, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो भारत की अर्थव्यवस्था एक तरीके से बोल सकता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी अंग्रेजों के शासन से पहले। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, अगर आपसे पूछा जाए जुलाई 2024 में, क्या बोल रहा बताओ आपका, जुलाई 2024 में किस कंपनी ने दुनिया की पहली है ना सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल बनाई? तो आपने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हो, अभी आजकल बजाज वाले बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं कि हमने ऐसी बाइक बनाई है जो ना पेट्रोल से चलेगी, वो आपकी किससे चलेगी बताओ? वो चलेगी आपके सीएनजी से। तो सीएनजी से ऑटो वगैरह तो आपने सुने होंगे, अब सीएनजी से बाइक भी चलती है। तो ये किसने बनाई है बताओ? बजाज ऑटो ने। किसने बनाई अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपकी बाइक बनाई, बताओ किसने? बजाज ऑटो ने ये बाइक बनाई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगला देखो। अगला है जुलाई 2024 में हाल ही में भी ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है, उनका नाम है मसूद है ना पेजेस्कियान। क्या नाम है? मसूद पेजेस्कियान। ठीक है, मसूद पेजेस्कियान अभी हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति बने। ओके, नेक्स्ट अगला देखो। रतन कुमार केश को किस बैंक का है ना अभी इंटरिम एमडी बनाया गया या सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है फैक्ट है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। बंधन बैंक का, किसका? बंधन बैंक का उनको भी सीईओ बनाया गया। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर श्री नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, डॉक्टर श्री नारायण रेड्डी है ना एक लिटरेचर अवार्ड दिया गया है, और ये लिटरेचर अवार्ड अभी हाल ही में किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ये दिया गया शिवशंकरी को, है ना डॉक्टर श्री नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य समझते हो ना, बुक्स वगैरह लिखना, तो अच्छी बुक्स वगैरह लिखी है किसने? शिवशंकरी ने, और इसी के लिए उनको राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अगला, ये फैक्ट है इसमें ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन में कुछ है नहीं। हाल ही में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने किस बैंक के साथ मिलकर श्रीनगर में बीएसएफ हेडक्वार्टर में वृक्षों को है ना वृक्षों के साथ बड़े वृक्षारोपण, मतलब जितने ज्यादा वृक्ष लगेंगे उतना ही वृक्षारोपण ज्यादा हम बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट वगैरह बढ़ाएंगे। तो ये प्रोग्राम अभी हाल ही में बीएसएफ ने श्रीनगर हेडक्वार्टर में किस बैंक के साथ मिलकर यह कार्यक्रम चलाया? तो वो चलाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, बोले तो एसबीआई के साथ। ठीक है, डन है। तो ये आज का अपने मॉक टेस्ट कंप्लीट किया है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।